आज हम सॉल्व करते हैं एक सैम्पल पेपर फूड साइंस और ह्यूमन न्यूट्रिशन का, जो कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का एक 4th सेमेस्टर का पेपर है। एक इलेक्टिव कोर्स है। इसमें आहार विज्ञान और मनुष्य के पोषण से संबंधित चीज़ों के बारे में आता है, जो कि एक मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। आज हम इसके सैम्पल पेपर मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, और कुछ आए हुए क्वेश्चंस भी आज हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फूड साइंस, मतलब फूड साइंस आहार विज्ञान क्या है। तो इसका जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर सी, स्टडी ऑफ फिजिकल बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेकअप ऑफ फूड। मतलब जो हमारा आहार है, भोजन है, उसका भौतिक, बायोलॉजिकल, जैविक और रासायनिक अध्ययन जो होगा, मतलब एक पूरे शरीर का भौतिक, रासायनिक और जैविक चीज़ों से जो हमें पोषण प्राप्त होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? फूड साइंस बोलेंगे। मतलब इसमें तीनों चीज़ें इंक्लूड होंगी, फिजिकल पैरामीटर भी, बायोलॉजिकल पैरामीटर भी और केमिकल पैरामीटर भी को पूर्ण करना चाहिए। ऐसा हमारा क्या होगा कि फूड साइंस, ऐसा भोजन जो होगा वो फूड साइंस के अंतर्गत आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन गिव्स किलो कैलोरीज। ठीक है, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है वो कितनी हमें ऊर्जा प्रदान करता है? तो वो कितना है कि 4.1 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है वो हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त होती है, दोनों की अलग अलग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल मतलब इसमें जब हाइड्रोलाइसिस होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, तो वो 2 मॉलिक्यूल्स में, 2 मोनोसैकेराइड्स में डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से हैं? माल्टोज और सुक्रोज। बाकी स्टार्च, डेक्स्ट्रिन क्या है ये, और या सेलुलोज या हेमिसेलुलोज पॉलीसैकेराइड्स हैं। तो डाइसैकेराइड क्या है? माल्टोज और सुक्रोज। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर द फूड पिरामिड वाज पब्लिश्ड। सबसे पहले फूड पिरामिड कब पब्लिश हुआ? तो वो था 1974 में, 1974 में। इसके बाद इसेंशियल अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड बाई, इसेंशियल आवश्यक अमीनो एसिड हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? हमारे बॉडी के द्वारा किए जाते हैं, लीवर के द्वारा किए जाता है, या स्टमच या आमाशय के द्वारा किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो इसका सटेबल आंसर होगा, वो हम जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, ना ही कोई उसका आंक कर पाता है, ये हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द एबव, क्योंकि हमें भोजन से ये प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच एंजाइम इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू माल्टोज। ठीक है, माल्टोज, स्टार्च से माल्टोज कौन से एंजाइम के द्वारा बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा माल्टेज। एक एंजाइम होता है माल्टेज, MALTASE। ठीक है, तो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जो हमारा स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है। इसकी स्पेलिंग को करेक्ट कर लीजिए, माल्टेज, MALTASE, माल्टेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक्सपेंड NPU एंड NAP। NPU और NAP को फुल फॉर्म हमें बतानी। तो NPU का मतलब क्या है? नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, और NAP का नेट अवेलेबल प्रोटीन। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनमें से क्या, कौन से, किसको हम डिफाइन, किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो इसमें क्या है कि एक से अधिक, इसमें क्या होते हैं? डबल बॉन्ड्स, 1 और मोर डबल बॉन्ड्स इन प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जबकि जो सैचुरेटेड, जो संतृप्त बसी अम्ल होते हैं, उनमें केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, किसमें? कार्बन चैन में। और इसमें एक या एक से अधिक जब डबल बॉन्ड कार्बन चैन में उपस्थित होगा तो वो क्या कहलाएगा? कार्बन चैन है हाइड्रोकार्बन चैन, तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट इज रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन क्या है? एक विजुअल पर्पल पिगमेंट होता है जो कि हमारी आँखों से संबंधित है। इसके बाद अगला क्या है कि विटामिन B3। तो B3 जो इसका एग्जैक्ट आंसर वो नियासिन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑल द फॉलोइंग इज लो फैट वैल्यू। इनमें से कौन सी जो चीज़ है या फूड प्रोडक्ट है जिसमें जो फैट वैल्यू है वो कम होती है? तो वो क्या होती है? राइस। राइस में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज या स्टार्च की परसेंटेज अधिक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ सब्जेक्टिंग फूड्स टू एक्शन ऑफ ड्राई हीट। तो क्या ड्राई हीट के द्वारा हम फूड को किस तरह से बनाते हैं? तो क्या कहलाता है? ग्रिलिंग। ग्रिलिंग के एक तरह से क्या है कि एक तरह से हमारे फूड को पकाने का मेथड है। ठीक है, बॉइलिंग एक होता है, स्टीमिंग होता है, भाप देना, बॉइलिंग, उबालना, ब्लांचिंग एक तरह से जो जितनी वेजिटेबल्स होंगी उनकी हम ब्लांचिंग करते हैं। तो ग्रिलिंग क्या है
कि जब हम ड्राई हीट किसी को चीज़ को करते हैं, फूड मटेरियल को, उसको क्या बोलेंगे, ग्रिलिंग। इसके बाद अगला क्या है कि मिल्क इज इट मिल्क इन इट्स नेचुरल फॉर्म हैज़ सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर कॉल्ड। तो जो मिल्क है उसमें कौन सी नेचुरल शुगर पाई जाती है, तो वो क्या है, लैक्टोज। अगला क्वेश्चन क्या है, पल्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। जो पल्सेस हैं, जो दाल वाली फसलें हैं या पल्स क्रॉप हैं, उन सभी में प्रोटीन और अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज यूजली डिटरमाइंड यूजिंग। ठीक है, जो एनर्जी वैल्यू है फूड्स की वो किस तरह से हम मेजर करते हैं, तो वो किसके द्वारा करते हैं, रेस्पायरोमीटर के द्वारा करते हैं, लैक्टोमीटर के द्वारा करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा करते हैं, या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा करते हैं। तो इसमें क्या है, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर यंत्र होता है, इसमें मनुष्य को बैठा के पूरा सा हम इसको पूरा उसका एनर्जी का मेजरमेंट करते हैं, कितनी उसको रिक्वायरमेंट है, कितनी वो बीएमआर है, कितना आरडीए है, सारी चीज़ों को उसको कैलकुलेशन करते हैं, किसके द्वारा, बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा। इसके बाद अगला क्या है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर इन्फेंट्स 0 to 6 मंथ बेस्ड ऑन आरडीए। ठीक है, जो आरडीए के द्वारा जो रिकमेंड की है एनर्जी प्रोटीन लेवल वो कितना होना चाहिए, वो 2.3 से 1.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से आरडीए होना चाहिए। आरडीए क्या होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, 0 से 6 मंथ के बच्चे के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए, ये आईसीएमआर के द्वारा है। इसके बाद अगला है कि इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट प्रोटीन इज एग प्रोटीन। जो एग में है उसमें लगभग सभी तरह की प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम फैट गिव्स, तो 1 ग्राम जो फैट है वो हमें कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, वो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें उससे 1 ग्राम फैट से प्राप्त होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, टिश्यू एंड मसल फॉर्मेशन। जो टिश्यू और मसल का फॉर्मेशन होता है वो किस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है सबसे अधिक, तो वो क्या है, प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स की मात्रा जितनी अधिक होती है तो उतने ही हमें टिश्यू और मसल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स, बॉइलिंग पॉइंट मस्ट फॉर कुकिंग फूड्स इन समरिंग। समरिंग का मतलब क्या है, एक तरह से उबालना होता है। तो उबालने के लिए जो हमारे उबाल के जो फूड मटेरियल्स को हम बनाते हैं तो उसका टेम्परेचर लगभग कितना करना चाहिए हमें, 82 से 92 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको उबाल के पकाना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, समरिंग। इसके बाद अगला क्या है, मुरकू एंड चिप्स आर फिल इन द ब्लैंक्स फ्राइंग एंड टेम्परेचर मेंटेन। ठीक है, तो इसका मुकरू क्या है, एक तरह की डिश होती है, स्नैक्स होते हैं जो कि चावल के आटा हो गया, उड़द के दाल से इस तरह से बनाई जाती है। तो इसमें जो है क्या होगा कि मुकरू इज़ द डीप फैट फ्राइंग, और दूसरा इसका क्या होगा, चिप्स क्या है कि टेम्परेचर पे कितना मेंटेन पे किए जाते हैं, 180 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज़ यूजली डिटरमाइंड यूजिंग। जो एनर्जी वैल्यू है वो हम किसी भी चीज़ की एनर्जी है वो किस तरह से हम फूड की मेजर करते हैं, तो ये भी हम किसके द्वारा करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा ही किसी फूड मटेरियल की एनर्जी को हम मेजर कर पाते हैं। इसके बाद अगला क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कुकिंग मेथड्स फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एनी 2 कंबाइंड मेथड्स। एक तरह से कंबाइंड मेथड होता है, उस मेथड के द्वारा इसमें से कौन सा कि पार बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, समरिंग क्या होगा, ब्रासिंग क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रासिंग। ब्रासिंग का मतलब है कि भोजन हमारा बनाया जाता है, मतलब पकाया जाता है, तो उससे पहले क्या है कि हम उसको हाई टेम्परेचर पे एक तरह से ब्राउनिंग भूरा तरह का कर लेते हैं, मतलब उसको ग्रिल कर लेते हैं, भूरा कर लेते हैं हाई टेम्परेचर पे। इसके बाद क्या है कि उसको हम किसी भी जिसमें वो पकाया जाता है, जैसे शोरबा हो गया या फिर कोई लिक्कर हो गई या लिक्विड मटेरियल हो गया, उसमें हम उसको पका लेते हैं, तो उसके बाद ये क्या कहलाएगा, ब्रासिंग कहलाता है। जब हम 2 मेथड्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, पहले हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म करते हैं, उसका जो कलरिंग है ब्राउनिंग करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको शोरबा में उसको मिक्स कर देंगे, तो वो कहलाएगा क्या, ब्रासिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विटामिन डी डिफिशियंसी काजेस द डिजीज़ इन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रंस में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो क्या है, रिकेट्स। ठीक है, बोन डिफॉर्मेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया डर्मेटिस तो हमारा अलग विटामिन की कमी से होता है, और ऑस्टियोमलेशिया क्या है, ये एडल्ट्स में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, बायोस इज एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। एक तरह का एक कार्बोहाइड्रेट्स ट्राइओज तरह का कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है जिसको हम ग्लाइकोल
ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, विच न्यूट्रिएंट इज सप्लाई एनर्जी टू आवर बॉडी। जो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है नीचे जो दिए गए हैं इनमें से जो कि हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आंसर। जो जितने भी इसमें ऑप्शन है उसमें कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? तो सबसे पहला इनकरेक्ट है क्या है कि विटामिन सी डिजीज इज क्वाशरकोर। जो विटामिन सी है उसकी कमी से हमें क्या होता है? क्वाशरकोर होता है। तो ये गलत है। बाकी सारे सही हैं। गलत क्यों है? क्योंकि विटामिन सी की कमी से हमें क्या होता है? स्कर्वी होता है। और क्वाशरकोर किससे होता है? प्रोटीन की डिफिशियंसी से। प्रोटीन की डिफिशियंसी से एक डिजीज और होता है, एक क्वाशरकोर होता है और दूसरा मैरास्मस होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर सी है, माल्टेज एंजाइम प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, थायमिन डिफिशियंसी काजेज द डिजीज वेरी वेरी इन ह्यूमंस। ठीक है। बाकी थायमिन क्या है कि विटामिन B1 होती, थायमिन रिच फूड्स और रूट्स एंड ट्यूबर्स। तो इसमें ये भी आंसर सही नहीं है। और थायमिन इज़ वन ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन। तो थायमिन क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो आंसर इसका डी सही है, क्योंकि विटामिन जो हमारा थायमिन है उसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट आंसर क्या है कि पेलाग्रा काजेज डिजीज बाय विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोमरेसिस, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ये क्या हमारा जो बी आंसर है ये इनकरेक्ट है। और इसके बाद अगला, क्योंकि जो हमारा पेलाग्रा है ये किससे होता है? नियासिन से होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट आंसर इसमें से हमें करेक्ट करना, चूज करना है। तो वो क्या है कि मैरास्मस भी क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्रोटीन क्या है कि अमीनो एसिड से बनी होती है। तो अगला डी ऑप्शन क्या है इसका कि अमीनो एसिड्स स्प्लिट इन ग्लूकोज मोलिक्यूल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। तो फैट इन इंटेस्टाइन। तो ये आंसर इसका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसका डी इनकरेक्ट होगा। वो क्या है कि कैरेट कंटेन रिच अमाउंट विटामिन सी। तो विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। कैरेट में विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद अगला क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा कि वाटर का जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग फूड्स आर स्वीट्स एंड। तो ये सभी आंसर क्या होंगे इसके? रॉन्ग होंगे। इसके बाद अगला क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो इसमें से एक तरह से क्या है? टर्मिनोलॉजी है। ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी कौन सी सही टर्मिनोलॉजी है, या हम इसको क्या बोल देंगे कि इनकी फुल फॉर्म कौन सी सही है? तो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन ये वर्ड होता है, ये टर्मिनोलॉजी सही है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है टर्मिनोलॉजी पे कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो क्या? बायोलॉजिकल वैल्यू। इसके बाद अगला क्या है कि इसी तरह से नेट अवेलेबल प्रोटीन NAP। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच इज़ द मेन फूड गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। तो एनर्जी यील्डिंग फूड्स जितने भी होंगे, जैसे जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होगा तो वो सब एनर्जी यील्डिंग फूड्स होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि एनर्जी यील्डिंग फूड्स आर रिच इन विच फूड्स। तो क्या है कि ऐसे कौन से एनर्जी रिच फूड्स हैं जो कि पाए जाते हैं इनमें से, नीचे वाले में से, इनके ऑप्शंस में से। तो सीरियल्स में एनर्जी रिच पाई जाती है, रूट्स में पाई जाएगी, ट्यूबर्स में पाई जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि फूड्स रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स हैव रेगुलेटरी फंक्शन इन आवर बॉडी। तो जिस भी भोज्य पदार्थ में प्रोटीन भी होगी, विटामिन्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, तो उनका काम क्या होगा कि मेंटेन हार्ट बीट, वाटर बैलेंस एंड टेम्परेचर। जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं उन सभी को वो रेगुलेट करेगी, ना कि किसी एक पार्टिकुलर जैसे कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट नहीं करेगी। वो सभी ओवरऑल हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का काम करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। इसके बाद अगला क्या है? प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी इज नेसेसरी फॉर विच न्यूट्रिएंट। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या हैं? हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं और नियमन, एक तरह से रेगुलेशन प्रदान करने का काम करते हैं। इसके बाद अगला क्या है? विटामिन H
को हम किस नाम से जानते हैं, तो बायोटिन के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये क्या, आरडीए की फुल फॉर्म क्या है कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस हो गई। इसके बाद अगला क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस आयरन रिक्वायरमेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन डेली नीड्स। जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन होती, लेडीज़ होती हैं, तो उनको आरडीए का आयरन कितनी रिक्वायरमेंट होती, मतलब डेली जो हमारा रिक्वायरमेंट है किसकी, आयरन की, वो कितनी होगी, तो वो होती 38 मिलीग्राम पर डे ICMR के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि आरडीए कैल्शियम किसके लिए, प्रेग्नेंट और लैक्टेशन वुमेन के लिए कितना होता है, वो 1000 मिलीग्राम पर डे या फिर 1200 मिलीग्राम पर डे किसके द्वारा, ICMR के द्वारा रिकमेंड किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 0 to 6 मंथ इन्फेंट्स पर डे एनर्जी रिक्वायरमेंट ICMR के अकॉर्डिंग वो कितनी है, 108 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से उसको रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लिसरॉल इन वाइन रिजल्ट्स अमेरेटुम। अमेरेटुम क्या तरह, एक तरह से हमारा जब हम ग्लिसरॉल का फर्मेंटेशन करते हैं तो उसका फर्मेंटेशन क्या है, एक बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं किसके, बैक्टीरिया के, तो वो बैक्टीरिया किससे रिलेटेड होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस ब्रोसाई से ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है इस फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। इसके बाद अगला क्या है कि हु शोड द सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी कॉज्ड फर्मेंटेशन फॉर्मिंग प्रोडक्ट सच एज बियर एंड बटर मिल्क। तो लुईस पास्चर ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था या शो किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मेंटेशन प्रोसेस। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो किस किस तरह की होती, तो बैच प्रोसेस भी होती है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी होती, दोनों तरह की ये हमारी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड इन कॉमर्शली अवेलेबल विनेगर। जो हमारा सिरका होता है औद्योगिक रूप से उसकी जो एसिटिक एसिड है उसमें कितना परसेंटेज होता है, तो वो कितना 4% होता है। आंसर इसका क्या होगा, बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टी इज आर फर्मेंटेड। इनमें से कौन सी टी है, मतलब चाय है जो कि फर्मेंटेशन किण्वित चाय होती, तो ब्लैक टी और रेड टी दोनों तरह की टी क्या है, फर्मेंटेड टी होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। तो फर्मेंटेशन के द्वारा शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद द अप्रॉक्सीमेट एसिडिटी डेवलप्ड इन सैकराइड इज द 1.7 लैक्टिक% लैक्टिक एसिड। इसके बाद अगला ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पाई जाती है, तो वो साइटोप्लाज्म में, कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल, मतलब अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय दोनों तरह की अपक्रियाएं ग्लाइकोलाइसिस में पाई जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि EMP पाथवे नोन एज, ठीक है, अनदर नेम। तो EMP पाथवे का दूसरा नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ए प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस दैट इज कंज्यूम्ड इन अल्कोहल फर्मेंटेड इज NADH2, ठीक है। NADH2 के द्वारा क्या है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, तो उसमें से जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स या हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं वो इनको कंज्यूम करने का काम करता है और ये रिड्यूस हो जाता है NADH2 में। इसके बाद अगला पायरुविक एसिड इज ए प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुविक एसिड या पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड बाय। ग्लाइकोलाइसिस में इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्सीडेशन के द्वारा किसका रिमूवल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स किसके द्वारा रिमूव होते हैं, तो ऑक्सीडेशन उसमें किसका होता है, NAD पॉजिटिव का, और NADH का फॉर्मेशन करते हैं या फिर NADH2 का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ATP एंड मैग्नीशियम आयन कोएंजाइम फंक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ग्लूकोकाइनेज के लिए। आंसर इसका डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल सिंपली रिफर्स टू स्टाफ ऑफ लाइफ। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे सिंपल फॉर्म है वो क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स के रूप में ये पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स इज द मेजॉरिटी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी में कौन सा सबसे अधिक मोनोसैकेराइड पाया जाता है, D पाया जाता है, L पाया जाता है या DL पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है कि D टाइप के जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एविडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ। अर्थ में सबसे अधिक कौन सा बायोमोलिक्यूल पाया जाता है, तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द
मेजर फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे अच्छा काम क्या है, तो क्या है कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी बनाता है और स्टोरेज करने का भी काम करता है। इसके बाद अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, CH2O और होल N होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ट्राइवोज, जो ट्राइवोज मतलब 3 कार्बन वाला कौन सा सबसे सिंपल शुगर या कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग शुगर, तो सभी ये रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। जैसे हमारा जो सुक्रोज है वो कैसी होती, नॉन रिड्यूसिंग होती, बाकी ये सब रिड्यूसिंग हो जाएंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, मोलिस टेस्ट इज यूज फॉर द म्यूकोप्रोटीन्स, एक तरह से इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसका हम इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए मोलिस टेस्ट करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप, तो सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप कौन सा इनमें से नहीं रखता है, तो वो क्या है, हाइलुरोनिक एसिड, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है इसे। इसके बाद अगला क्या है, डिजिटोनिन इज ए ग्लाइकोसाइड, ठीक है, लिपिड भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं, ग्लाइकोसाइड है और एल्कोलाइड भी नहीं है, तो ये क्या है हो जाएगा, डिजिटोनिन एक तरफ से सेपोनिन होता है, सेपोनिन कैसा, जो कि एज ए डिटर्जेंट वर्क करता है कभी कभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का इनमें से कौन सा अच्छा सोर्स नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी अच्छी प्रोटीन पाई जाती है, एग्स में भी प्रोटीन पाई जाती है, जबकि वेजिटेबल्स में बहुत सारे मिनरल्स विटामिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कंपेरिजन टू प्रोटीन के। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि वाई शुड यू ईट ए डाइवर्सिटी ऑफ कलरफुल फूड्स इन द डाइट, ठीक है, हमारी डाइट में, हमारे भोज्य पदार्थ में कलरफुल जो फूड्स होते हैं, मतलब रंग वाले पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, वो क्यों होते हैं, तो क्यों होते हैं, क्योंकि जितने भी कलर्ड पदार्थ होते हैं वो प्रोवाइड्स क्या, हेल्थ बेनिफिट हमारे लिए, उसमें जितने भी फ्लेवोनाइड्स हो गए या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, और इसीलिए हमारे कलर्ड फूड्स में ये सारी चीज़ें उपस्थित होती। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ना तो हम उनको टेस्ट के लिए खाते हैं और ना ही उनको लास्ट लॉन्गर फूड्स और लास्ट लॉन्गर भी ये नहीं होते, किस लिए, क्योंकि वो हमारे लिए हेल्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, केवल टेस्ट के लिए हम उनको नहीं खाते हैं कलर्ड फूड्स को। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑरेंजेज आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन, मतलब जितने भी सिट्रस या ऑरेंज हो गए वो कौन से विटामिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विटामिन सी के लिए। इसके बाद क्या है कि कंज्यूमिंग टू मच मीट में इंक्रीज द रिस्क ऑफ विच डिजीज़, अगर हम बहुत ही अधिक मांस वाले पदार्थ खाएंगे तो उससे हमारी कौन सी डिजीज होगी, वो क्या होगी, गाउट, मतलब एक तरह से जो हमारी अर्थराइटिस टाइप की हो जाती है गाउट, यूरिक एसिड का परसेंटेज उसमें बढ़ जाता है, एक तरह से गठिया। इसके बाद अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज गुड फॉर द विजन एंड आई हेल्थ, तो सालमोन, ठीक है, सालमोन क्या होता है, एक तरह की फिश हो गई, मतलब पानी में पाया जाने वाला जीव हो गया, तो ये किसके लिए, हमारी आँखों के लिए, आँखों के विजन के लिए लाभदायक होता है। इसके बाद अगला क्या, कैल्शियम प्ले ए की रोल इन टीथ एंड बोन हेल्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज ग्रेट सोर्स ऑफ मिनरल्स, तो चीज़ सबसे अधिक, चीज़ में जो जितने भी, जैसे राइस हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इनसे अधिक किसमें पाया जाता है, मिनरल्स चीज़ में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि वेजिटेबल्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो जितने भी वेजिटेबल्स होंगे उनमें क्या पाया जाता है, फाइबर्स पाया जाता है, और फाइबर्स क्या होते हैं, हमारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज लीस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन फूड पॉइजनिंग, तो माइनोसिनेज क्या है, ये फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मेडिटेरियन डाइट, जो हमारी मेडिटेरियन डाइट होती है, मेडिटेरियन मतलब नॉर्मल जो हम खाते हैं उस तरह की डाइट है, तो उसमें क्या है कि हाई इंटेक ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स उसमें उपस्थित नहीं होंगे, तो कोई उसमें ज़रूरी नहीं है। क्या क्या होना चाहिए, ऑलिव ऑयल मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होने चाहिए, और हमारे फ्रूट्स होने चाहिए, और बहुत सारी सब्जियां होनी चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच फ्रूट इज इन द कॉमन प्रोवर्ब फिल इन द ब्लैंक्स, ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब ऐसा कौन सा फूड है, कॉमन फूड है जो कि हमें डॉक्टर से
दूर रखता है। तो अगर हम एक जो एप्पल है, एक सेब है, उसको हम एक दिन में एक सेब खाते हैं तो हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विटामिन ए इज लार्जली अवेलेबल इन नेचुरल फूड सोर्सेस विच कलर। तो जिनमें भी ब्राइट रेड कलर के होंगे तो उनमें विटामिन ए सबसे अधिक पाई जाती है। इसके बाद क्या है कि राइस, स्पैगेटी एंड ब्रेड आर गुड सोर्स ऑफ विच मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस्ट कुकिंग मेथड फॉर ब्रोकली टू प्रिवेंट इट्स न्यूट्रिएंट्स। अगर हम ब्रोकली को बनाते हैं, पकाते हैं, तो उसको हम किस तरह से पकाएं कि उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके पोषक तत्व हैं, वो खराब ना हो। तो उसको क्या करते हैं, हम स्टीमिंग करते हैं, भाप के द्वारा उसको पकाएंगे तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो खराब नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, सीड स्टीमिंग। इसके बाद अगला क्या, कंपेयर टू रेगुलर योगर्ट, जो सामान्य हमारा दही जैसा पदार्थ होता है, वो स्टैंड ग्रीक योगर्ट इज लोअर इन विच कंपोनेंट। जो हमारा ग्रीक में योगर्ट पाया जाता है वो उसमें किस में डिफरेंस होता है, तो शुगर में डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज फ्री ऑफ ग्लूटेन। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ग्लूटेन फ्री होता है। और आगे क्या है कि ये टाइप ऑफ प्रोटीन दैट मे कॉज एलर्जिक रिएक्शंस इन सम इंडिविजुअल्स। इनमें से कौन से पदार्थ हैं, कौन से भोज्य पदार्थ हैं, कौन सी सीरियल्स हैं जिनमें ग्लूटेन पाई जाती है और वो कभी कभी हमें एलर्जी की रिएक्शंस उनको देखने को मिलती हैं। तो क्या है, किनवा है, किनोवा जिसको बोलते हैं, एक तरह की हमारे फाइब्रस सीरियल होती है। इसके बाद अगला क्या है, इफ़ सुपर फूड इसको भी बोलते हैं किनवा को, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन पाई जाती हैं। इसके बाद अगला है कि इफ़ यू आर ए वेगन और वेजिटेरियन विच प्लांट बेस्ड फूड कैन बी एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन देन टोफू। ठीक है, टोफू क्या है, एक तरह का सोया पनीर होता है। तो वो क्या है कि प्रोटीन हमारे बहुत ही अधिक मात्रा में उसमें पाई जाती है। इसके बाद अगला क्या, इफ़ यू कॉन्स्टिपेटेड, कॉन्स्टिपेटेड का मतलब क्या है कि पेट से संबंधित बीमारी, डाइजेशन से संबंधित बीमारी, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन हेल्प इज द सिम्टम्स। तो कौन से इनमें से ऑप्शन है जो हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए हेल्प करेंगे उसको सही करने के लिए, तो क्या होगा, बीन्स। इसका अगला क्वेश्चन क्या है कि विच मिनरल इज ऑफन एडेड टू साल्ट एंड कैन बी फाउंड इन मोस्ट सेलफिश और सी फिश। तो इसमें सी फिश, जितने भी सी फूड्स हो गए तो उनमें क्या पाया जाता है, हमारा आयोडीन। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच फूड प्रोडक्ट वुड लकली कंटेन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जिनकी हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो क्या है, ऑलिव ऑयल, मतलब ये प्लांट मटेरियल जितने भी होते हैं या प्लांट ऑयल्स या फैट्स होते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाया जाता है, किसके कंपैरिजन में, एनिमल फैट के कंपैरिजन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर डज ए ह्यूमन बॉडी कंटेंस। तो जो ह्यूमन है, हमारे ह्यूमन्स हैं, उनमें उनकी जो बॉडी है उनमें पानी की कितनी परसेंटेज सामान्यता होती है एक स्वस्थ मनुष्य में, तो वो कितनी, लगभग 70% होती है। इसके बाद अगला क्या है कि द वाटर इन ओशियंस कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज। ओशियंस का जो महासागर का जो समुद्रों का पानी है वो हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो साल्टी होता है, वो बहुत ज़्यादा उसमें साल्ट पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। इसके बाद अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ वाटर। रिवर्स के द्वारा पानी प्राप्त होता है, पॉन्ड्स के द्वारा पानी प्राप्त होता है और लेक्स के द्वारा। तो ये सभी के द्वारा पानी के सोर्स होते हैं, ये सभी पानी के सोर्स होते हैं जिनसे हम पानी प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगला क्या है, द प्लेस वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसी कौन सी पृथ्वी की जगह होती है कि पृथ्वी से जो ऊपर उसकी पृथ्वी की सरफेस पर, मतलब पृथ्वी के अंदर से उसकी सरफेस, पृथ्वी की सरफेस पे जो पानी आता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं। जब पानी पहाड़ी क्षेत्र में सामान्यतः ये प्रोसेस होती है जब पानी पृथ्वी से बाहर उसकी सतह पर गिरता है तो उसको क्या बोलेंगे, हम स्प्रिंग बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। तो ओशियन, महासागर से हो गए। इसके बाद अगला पोर्टेबल वाटर इज
पोर्टेबल का मतलब क्या है, पीने योग्य। जो सबसे शुद्ध पानी होता है वो क्या कहलाता है, पोर्टेबल वाटर कहलाता है। तो वो क्या है, ग्राउंड वाटर। इसके बाद अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो जो हमारा रेन वाटर होता है, जो वर्षा का जल होता है, वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, उसमें किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं होता। उसका पीएच मान कितना होता है, 7। ठीक है, जो पहली बारिश होती है उसके बाद का जो पानी होता है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। तो उसी के बारे में इसने पूछा है, कौन सा सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म होती है पानी की, तो रेन वाटर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट लॉस वाटर। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे पानी को उत्सर्जित करते हैं या लॉस करते हैं। तो वो क्या है, ट्रांसपायरेशन, बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी जो प्लांट्स हैं वो पानी का बाष्प के रूप में उड़ा देते हैं, उसको लॉस करते हैं। तो वो क्या है, ट्रांसपायरेशन। अगला क्वेश्चन क्या है कि द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूएन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन। ठीक है, एक मनुष्य के लिए यूएन ने एक रिकमेंडेशन करी थी पानी की कि एक स्वस्थ मनुष्य को कितने पानी की आवश्यकता होती है, किसके लिए, पीने के लिए, किसी भी कपड़ों को धुलने के लिए, नहाने के लिए, अपने प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए और भोज्य पदार्थ को पकाने के लिए। तो लगभग 50 लीटर पर पर्सन पर डे के लिए का पानी रिकमेंड किया था किसने, यूएन गवर्नमेंट ने, कि 50 लीटर पानी एक स्वस्थ मनुष्य के लिए पर्याप्त होता है, उसको पीने के लिए, किसी भी चीज़ को धोने के लिए, भोजन बनाने के लिए और उसको प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। इसके बाद अगला क्या है कि हैवी रेन्स में कॉज, जब बहुत ही अधिक वर्षा होगी तो वो उसका क्या क्या रिजल्ट होगा, तो क्या होगा, फ्लड्स, क्या आएंगी, बहुत सारी बाढ़ आ जाएगी। तो बाढ़ किसका कारण होगा, हैवी रेन्स का। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि द कलर ऑफ पोर्टेबल वाटर इज कलरलेस। जितना शुद्ध पानी होगा उसका वो कैसा होगा, रंगहीन होता है, एकदम कलरलेस होगा। इसके बाद अगला क्या है कि इवोपरेशन ऑफ वाटर इज ड्यू टू हीट ऑफ द, इनमें से कौन से हैं जिनके द्वारा, जिनकी हीट के द्वारा, जिनकी ऊर्जा के द्वारा, जिनकी ऊष्मा के द्वारा इवोपरेशन होता है पानी का, वो किसका है, सूर्य के प्रकाश के कारण या सूर्य की गर्मी के कारण या सूर्य के हीट के कारण पानी का इवोपरेशन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो कार्बन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टोंटियम 90 इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर। बोन कैंसर के लिए S90 यूज होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट इन द रेंज ऑफ, जो विजुअल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, वेवलेंथ की रेंज कितनी होती है। तो वो क्या है, 4 × 10⁻7 मीटर से 8 × 10⁻7 मीटर के रेंज में इसकी वेवलेंथ होती है। इसके बाद अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट के कंडक्टर कौन कौन से हैं, सभी है, आयरन भी है, एल्यूमिनियम भी है और स्टील भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने की जो डिवाइस है उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। इसके बाद अगला क्या है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर रीडिंग ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो स्वास्थ्य से संबंधित या जितने भी हमारी डॉक्टरी से संबंधित जो थर्मामीटर होते हैं उसका रेंज, उसके टेम्परेचर की रेंज कितनी होती है, तो वो कितनी, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर आते हैं। इसके बाद अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर कंटेंस मरकरी। तो मरकरी कौन कौन से थर्मामीटर में उपस्थित होती, तो क्लिनिकल, चाहे वो हमारा डॉक्टर वाले थर्मामीटर हों, मतलब मनुष्य की हेल्थ से संबंधित जो थर्मामीटर होते हैं टेम्परेचर नापने वाले, उसको, या फिर लेबोरेटरी या फिर किसी रूम का टेम्परेचर नापने के लिए भी जो हमारा थर्मामीटर यूज होता है, दोनों में क्या होता है, मरकरी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, जो हमारा गर्म बॉडी है, गर्म शरीर है, उससे जो हमारी जो उसका ठंडा शरीर है उसकी जो हीट ट्रांसफ़र होती, मतलब जब ठंडे बॉडी से मतलब गर्म बॉडी से जब ठंडे बॉडी की तरफ हमारी हीट ट्रांसफ़र होगी तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडक्शन।
ठीक ठीक है। कंडक्शन क्या है कि जब हमारे मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स का मतलब पार्टिकल्स के माध्यम से ऊर्जा का संचरण होता है। पार्टिकल के माध्यम से जब ऊर्जा का संचरण होगा तो वो क्या कहलाएगा? कंडक्शन। और ये कंडक्शन क्या होता है? जब हॉटर बॉडी किसके कांटेक्ट में आती है? कोल्डर बॉडी के। तो जब हीट का ट्रांसफर होगा, हीट का एक तरह से क्या होगा? कंडक्शन होगा। इसके बाद अगला क्या है? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद अगला क्या है कि विच कलर एब्जॉर्ब मोर हीट। सबसे अधिक हीट को, ऊर्जा को कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है? तो वो रंग, काला रंग सबसे अधिक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसके बाद अगला क्या है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की, तापमान की एसआई यूनिट क्या है? तो वो क्या है? केल्विन। इसके बाद अगला है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड। ठीक है, किसी भी गर्म चीज़ की डिग्री और ठंडे चीज़ की डिग्री को क्या, किससे नापते हैं? टेम्परेचर उसको बोलेंगे, टेम्परेचर से नापते हैं, टेम्परेचर उसको बोलते हैं। पावर भी नहीं होती, हीट भी नहीं होती और एनर्जी भी नहीं होती, क्या कहलाएगा? टेम्परेचर। इसका सुटेबल आंसर होगा। इसके बाद अगला क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक तरह की एनर्जी है, ऊर्जा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, D2, D3, ई एंड विटामिन K1, K2, K3। तो इसके ये सभी आंसर देख लीजिए कि विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल होता है। विटामिन D2 का नाम एर्गोकैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन D3 का नाम कोल कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल होगा। इसमें बहुत सारे टोकोफेरॉल होते हैं, अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल, गामा टोकोफेरॉल, लैम्डा या एप्सिलॉन टोकोफेरॉल। इसके बाद K1 फाइलोक्विनोन, K2 मैनाक्विनोन और K3 मैना डाइओन। इसके बाद जो वाटर सेलेबल विटामिन हैं उनके B1 का नाम थायमीन होता है, B2 का नाम राइबोफ्लाविन होता है, B3 का नाम नियासिन होता है, B5 का नाम पैंटोथेनिक एसिड होता है, B6 का नाम पायरिडॉक्सिन होता है, B7 का नाम बायोटीन होता है, B9 का नाम फोलिक एसिड होता है, B12 का नाम साइनोकोबालामिन होता है और विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इस तरह से ये सभी के रासायनिक नाम हो गए और इसी तरह से इन सभी की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर विटामिन ए की बात करें तो उससे हमारे आँखों से संबंधित जो भी रोग हैं, जैसे रतौंधी हो गया। इसी तरह से अगर विटामिन डी तो हड्डियों से संबंधित रोग हो जाएंगे। विटामिन ई ये एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर बोला जाता है, मतलब जनन से संबंधित जो भी रोग होते हैं। इसके बाद के क्या है कि ब्लड का थक्का जमने के लिए। इसी तरह से हमारा एस्कॉर्बिक एसिड क्या, स्कर्वी हो जाती है। साइनोकोबालामिन एक तरह की एनीमिया होती है। ठीक है, इसी तरह से ये सारी थायमीन बेरी बेरी होती है। इस तरह से सभी जो विटामिन्स की डिफिशियंसी के सिम्टम्स हैं या उनके डिजीज़ के नाम हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से ये क्या है कि फूड साइंस और ह्यूमन न्यूट्रिशन का जो पेपर है ये एक तरह से सैम्पल पेपर है।